Hello dear students, this is the next video of 7th chapter history, tribes, nomads and settled communities. In previous video we talked about the characteristics of tribals and their means of livelihood. In this video we will discuss about how the nomadic people lived, what kind of occupations they did and how did the tribal society change. So let's start the chapter. How nomads and mobile people lived. Nomads means a group of people who move from one place to another in search of food and pasture for their animals, and they do not have a permanent house to live. Nomads या मोबाइल पीपल उन लोगों को कहते हैं, ऐसे लोगों के ग्रुप को कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने और अपने एनिमल्स के खाने की खोज के लिए, और इसीलिए इनके परमानेंट हाउस भी नहीं होते हैं. Nomadic pastoralists moved over long distances with their animals. Nomadic means a group of people who move from one place to another. Pastoralist का means होता है a person who raises livestock or animal, cattle. कोई भी जो एनिमल को पालता है, to get the animal product को लेने के लिए और उसके थ्रू अर्निंग करने के लिए, तो ऐसे लोगों को या ऐसे ग्रुप्स को पेस्ट्रोलिस्ट कहा जाता है. तो नोमैडिक जो पेस्ट्रोलिस्ट होते थे वो अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट, और इन एनिमल्स से उन्हें मिल्क और अदर एनिमल प्रोडक्ट मिलते थे. दे ऑल्सो एक्सचेंज वुल, घी एक्सेट्रा विद सेटल्ड कम्युनिटीज़ फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स. और जब भी ये नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट घूमते घूमते सेटल्ड कम्युनिटीज़ की तरफ जाते थे, वहाँ पर वो वुल और घी के बदले अपनी ज़रूरत के सामान जैसे कि क्लोथ, यूटेंसिल्स, बर्तन और अदर प्रोडक्ट, दाल, मसाले, इस तरीके की चीज़ को एक्सचेंज करती थी. सो द लाइफ ऑफ नोमैडिक पीपल फुली डिपेंड ऑन देयर लाइफ स्टॉक. उनके एनिमल पर डिपेंड करती थी उनकी पूरी लाइफ. They bought and sold these goods as they moved from one place to another. और ये जो इनका सामान होता था वो जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे तब ये इन सामानों को खरीदते और बेचते थे. ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स, और ये सारा सामान ये अपने एनिमल्स के ऊपर रख कर बेचा करते थे. द बंजाराज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स. और जब हम नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो ग्रुप है जिसे बंजाराज कहा जाता था, वो एज अ ट्रेडर काम करते थे. उन्हें ट्रेडर नोमैड्स भी कहा जाता था. देयर कैरवान वाज कॉल्ड टांडा. कैरवान का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, तो इनका जो ग्रुप होता था उन्हें टांडा कहा जाता था. सो द ग्रुप ऑफ बंजाराज वाज नोन एज टांडा. तो जो ग्रुप होता था बंजाराज का उसे टांडा कहा जाता था. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजाराज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स. अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो ये नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट होते थे ये एक जगह पर नहीं रहते थे, परमानेंट कोई जगह नहीं होती थी, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. लेकिन जब भी ये सेटल्ड कम्युनिटीज़ की तरफ आते थे, जब उनसे इंट्रैक्शन होता था तो ये उनसे सामान एक्सचेंज करते थे, अपने सामान के बदले उनके सामान को लेते थे, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी. तो इस तरीके से जो नोमैडिक होते थे, ट्राइबल्स होते थे, वो सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ इंटरकनेक्टेड होते थे. और इसीलिए उस टाइम पर कई जो किंग्स हुए हैं उन्होंने उनके बारे में लिखा है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारास के बारे में लिखा है कि ये लोग कई जगह से बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू सिटी मार्केट, बंजारास का यूज़ किया जाता था सिटी मार्केट तक ग्रेन को पहुंचाने के लिए. एम्परर जहांगीर रोट हिज memoirs that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns. और जहांगीर ने भी लिखा है, जो मुग़ल एम्परर थे जहांगीर, उन्होंने भी अपने मेमोइर्स का मतलब होता है अ हिस्टोरिकल अकाउंट और बायोग्राफी रिटन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज. जब कोई इंसान अपनी पर्सनल नॉलेज से कुछ लिखता है तो उसे मेमोइर्स कहा जाता है. तो एक तरीके से ये हिस्टोरिकल अकाउंट होता है. तो जो जहांगीर है उसने अपने मेमोइर्स में लिखा है कि बंजाराज डिफरेंट जगह से अनाज कैरी करते थे अपने बुलक्स में और उन्हें टाउन्स में जाकर बेचा करते थे. दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फ्रॉम द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन. और साथ ही साथ ये लोग
फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करते थे मुगल मिलिट्री कैंपेन के दौरान। मिलिट्री कैंपेन मतलब युद्ध के दौरान। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलक्स कैरिंग ग्रेन, और आर्मी के साथ 1 लाख के करीब जो बुलक्स होते थे वो उनके साथ जाते थे जो ग्रेन को कैरी किए हुए होते थे। मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रेयर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स सच एज कैटल एंड हॉर्सेस। कुछ पेस्टोरल ट्राइब्स जो थी वो एनिमल्स को पालती थी जैसे कि कैटल एंड हॉर्सेस, और उन्हें अमीर आदमी को, अमीर इंसानों को बेचती थी। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। इस तरीके से जो नोमैड्स की हम बात करें हैं, ट्राइबल पीपल की हम बात करें, तो अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी या नोमैडिक पीपल अलग अलग तरीके से काम किया करते थे, लेकिन उनका जो एक सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो इस तरीके से जो कुछ नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट थे वो एनिमल प्रोडक्ट पर सर्वाइव करते थे, कुछ पेस्ट्रोलिस्ट एनिमल्स को बेचकर, अमीर इंसानों को बेचकर तब अर्निंग करते थे। और इनमें से जो कुछ पेस्टोरल या नोमैडिक पीपल जो होते थे उनमें पैटी पेडलर्स जो होते थे। पैटी पेडलर्स मतलब, पेडलर्स का मतलब होता है कि ऐसे इंसान जो घर घर जाकर अपना सामान बेचते हैं। ऑल्सो ट्रैवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, ये भी विलेज टू विलेज ट्रैवल करते थे। दे मेड एंड सोल्ड वेयर सच एज रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग एंड कॉर्स सेक्स। और इस तरीके से जो ये पैटी पेडलर्स होते थे, ये जो सामान बेचते थे, वेयर्स मतलब होता है मटेरियल या कॉमोडिटीज़, ये रस्सी, बोरे, इस तरीके की चीज़ें या मैट, इस तरीके की चीज़ों को घरों घरों में जाकर बेचते थे। समटाइम्स मेडिकेंट्स एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट्स, और कभी कभी मेडिकेंट्स का मतलब होता है भिक्षुक, ये भी मर्चेंट की तरह काम करते थे। There were caste of entertainers who performed in different towns and villages for their livelihood. कुछ ऐसी कास्ट भी होती थी, ऐसी कम्युनिटीज़ भी होती थी जो एज अ एंटरटेनर काम करते थे। हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स, ये डिफरेंट टाउन्स में घूमते थे और वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देकर इस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। तो इस तरीके से हमने किस तरीके से ट्राइबल पीपल और नोमैडिक पीपल अपनी अर्निंग के लिए, अपनी लिवलीहुड के लिए किस तरीके से काम करते थे उसके बारे में पढ़ा। अब ग्रेजुअली जो ये ट्राइबल सोसाइटी थी, नोमैडिक पीपल थे, इनकी सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज आने लगे। जिस तरीके से ये सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करते गए तो उनके कुछ जो सोसाइटी बेसिस जो रूल्स थे उनको भी अपनाते गए और सेटल्ड लाइफ को जीना इन्होंने शुरू कर दिया। चेंजिंग सोसाइटीज़, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज़। हायरार्कीज़ का मतलब होता है सीक्वेंस। ब्राह्मण्स ने सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स बनाए थे वर्ण के अकॉर्डिंग। अब वर्ण का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में सोसाइटी को 4 ग्रुप्स में बांटा गया, जिसमें ब्राह्मण्स सबसे टॉप में आते थे, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, और जो लास्ट नंबर पे आते थे वो थे शूद्र। और इनका जो डिवीज़न था दैट वाज अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। इनका डिवीज़न इनके काम के अकॉर्डिंग किया गया था, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे जो ये डिवीज़न था वो बर्थ बेस पर होने लग गया और एक कॉम्प्लेक्स जो सोसाइटी है बन गई। As the economy and the needs of society grew, people with new skills were required. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो ज़रूरतें बढ़ने लग गई, इकोनॉमी इंक्रीज़ हुई, तो जो लोग थे उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स को या डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस को अपनाना शुरू किया। स्मॉलर कास्ट और जातीज इमर्ज विद इन वर्णास। वर्णास में ही, वर्ण का मतलब जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो गए। ब्राह्मण जो पूजा पाठ का काम करते थे, क्षत्रिय जो अपनी कम्युनिटी की रक्षा करते थे, और वैश्य वो लोग होते थे जो काम करते थे, अर्निंग करते थे, जिनका काम होता था अर्निंग करना, जैसे खेती करना, व्यापार करना, मर्चेंट्स इसमें इंक्लूड होते थे। और लास्ट जो थे शूद्र का काम होता था साफ़ सफाई का। तो इस तरीके से जो ये वर्ण थे इसमें भी सब कास्ट का जो कंसेप्ट है वो इमर्ज हुआ और इन्हीं सब कास्ट को जातिज कहा गया। अब हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंगस द ब्राह्मणास। जो ब्राह्मण्स थे वो एक कम्युनिटी थी, लेकिन अब ब्राह्मण्स में भी कई
सब डिवीज़न होने लग गए, और ब्राह्मण्स में भी जो अलग अलग डिवीज़न हुए, सब डिवीज़न हुए, वो एक दूसरे से कम या छोटा समझते थे. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society. वहीं दूसरी तरफ जो ट्राइब्स थे, सोशल ग्रुप था, उन्होंने कास्ट बेस्ड सोसाइटी को अपना लिया एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जाति. और इन लोगों को क्या कहा गया? जाति कहा गया. Specialized artisans, smiths, carpenters and masons were also recognized as separate जातिस by the brahmanas. और कुछ स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस होते थे, कलाकार होते थे, जैसे कि इसमें इंक्लूड हो गए स्मिथ, कारपेंटर एंड मैसन्स. इनको भी एक सेपरेट जाति में रिकॉग्नाइज किया गया. तो इस तरीके से जो ट्राइबल्स थे और जो अदर सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने कास्ट बेस्ड सोसाइटी के रूल्स को माना और एक सेटल्ड जो लाइफ थी उसे जिया, तो इन लोगों को जाति में कंसीडर किया गया. उसी तरीके से जो स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस होते थे उनको भी जाति में कंसीडर किया गया. जातिस रेदर देन वर्ना बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण्स के थ्रू रूल्स बनाए गए कि काम के अकॉर्डिंग सोसाइटी को डिवाइड किया जाएगा. तो पहले जो सोसाइटी डिवीज़न का जो रूल था वो वर्ण था, अब उसे छोड़कर जातिस को माना गया और जाति के बेस पर सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया गया या सोसाइटी को बांटा गया. Among the Kshatriyas, new Rajput clan became powerful by the 11th and 12th century. अभी तक हमने ब्राह्मण्स की बात करी कि ब्राह्मण्स जो कम्युनिटी थी उसमें भी सब डिवीज़न होने लग गए. फिर हमने ट्राइबल्स की बात करी कि ट्राइबल्स और जो अदर कम्युनिटीज़ थे और जो आर्टिसंस थे उन्होंने सेटल्ड लाइफ को अडॉप्ट किया और उन्हें जाति में कंसीडर किया गया. अमंगस क्षत्रियाज. अब हम क्षत्रियाज की बात करेंगे. जो क्षत्रियाज का कंसेप्ट है वो किस तरीके से सोसाइटी में इमर्ज हुआ. न्यू राजपूत क्लैंस बिकम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरीज. 11th और 12th सेंचुरीज में जो राजपूत थे वो पावरफुल हो गए. दे बिलोंग टू डिफरेंट लीनिएजेस. ये डिफरेंट लीनिएजेस से बिलोंग करते थे, मतलब हर एक जो राजपूत कम्युनिटी थी, डिफरेंट राजपूत जो कम्युनिटी थी उनके सेपरेट जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, सच एज हुनास, चंदेलास, चालुक्यास एंड अदर्स. सम ऑफ दीज टू हैज़ बीन ट्राइब्स अर्लियर. इनमें से जो कुछ राजपूत क्लैन था या राजपूत कम्युनिटी थी वो पहले एज अ ट्राइबल रहती थी. मैनी ऑफ दीज क्लैन्स केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत्स. और कुछ में से इनमें से जो कुछ क्लैन्स थे वो बाद में जाकर राजपूत कहलाए. दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द ओल्डर रूलर. इन्होंने क्या किया था कि धीरे धीरे जो ओल्डर रूलर्स थे उनको हटाकर अपने आप रूलर बन गए, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरिया. हेयर अ डेवलप्ड सोसाइटी वॉज इमर्स्ड एंड रूलर्स यूज देयर वेल्थ टू क्रिएट पावरफुल स्टेट्स. और इस तरीके से जो ये रूलर्स थे इन्होंने सेटल्ड एरिया में अपने को स्ट्रॉन्ग बनाया और वहाँ पर अपने जो वेल्थ थी, अपनी जो इनका पैसा था, धन था, उसे यूज़ किया एक पावरफुल स्टेट बनाने में. तो इस तरीके से राजपूत का कंसेप्ट सोसाइटी में इमर्ज हुआ. द राइज ऑफ राजपूत क्लैन टू द पोजिशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो. अब इस तरीके से जो एक ट्राइबल राजपूत क्लैन्स थे उन्होंने वो रूलर्स बन गए, अपने एरिया के राजा बन गए. तो ये जो एग्जाम्पल था इसने इंस्पायर किया जो दूसरे ट्राइबल पीपल थे उन लोगों को. ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. और धीरे धीरे इस तरीके से इंस्पायर्ड होकर जो ब्राह्मण्स के सपोर्ट से अदर ट्राइब्स भी सेटल्ड कम्युनिटी का पार्ट बन गए, कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गए. बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास. लेकिन कुछ ही ऐसी ट्राइबल फैमिलीज थी जो स्ट्रॉन्ग थी, प्रोस्पेरस थी, वही रूलिंग क्लास में आई. और जो दूसरे अ लार्ज मेजॉरिटी जॉइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी. और एक बहुत बड़ा ग्रुप ट्राइबल्स का जो इतने प्रोस्पेरस नहीं थे, वीक थे, वो उन जातीज़ में आए जिन्हें लोअर समझा जाता था. ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली. और सब कॉन्टिनेंट के कुछ अदर एरियाज़ जैसे कि पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट के जो ट्राइबल पीपल थे इन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया
दे कॉन्टिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट सिस्टम को नहीं अपनाया. दे द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रेस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दिस एरिया. The emergence of states is closely related to social change among us tribal people. अब जिस तरीके से स्टेट्स आ रहे थे, बिग स्टेट्स आ रहे थे, ये क्लोजली रिलेटेड दैट द सोशल चेंज अमंग अस द ट्राइबल पीपल. टू एग्जाम्पल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब बिलो. अब इनके बारे में, ये जो स्टेट्स थे जहाँ से जो ये ट्राइबल पीपल बिलोंग करते थे, अब हम कुछ ऐसे ट्राइबल पीपल के बारे में पढ़ेंगे, उनके एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे जो मिडिएवल टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द गॉन्ड्स. गॉन्ड्स वॉज अ ट्राइबल कम्युनिटी लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना. गॉन्ड्स जो थे वो ट्राइबल कम्युनिटी थी और जिस एरिया में वो रहते थे उस एरिया को गोंडवाना कहा जाता था. और कंट्री इनहैबिटेड बाय गॉन्ड्स, एक ऐसा एरिया जहाँ पर गॉन्ड्स रहते थे, उस एरिया को गोंडवाना कहा जाता था. गॉन्ड्स लिव इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. यहाँ जो पर्पल कलर का स्टार आपको दिख रहा है, उस टाइम पर यहाँ पर गॉन्ड्स रहा करते थे और इसी एरिया को, मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, इसी एरिया को गोंडवाना कहा जाता था. दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ये जो गॉन्ड्स होते थे, इनका जो ऑक्यूपेशन होता था, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं, इधर ऑरेंज कलर से जो लिखा है वहाँ देखेंगे. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ट्रीज एंड बुशेज इन अ फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट एंड बर्न. सबसे पहले जो फॉरेस्ट एरिया होता था वहाँ से ट्रीज़ को काटा जाता था और फिर उस एरिया को जला दिया जाता था. द क्रॉप इज सोन इन द एशेज, और जो राख होती थी उसमें क्रॉप उगाई जाती थी. व्हेन दिस लैंड लॉसेज इट्स फर्टिलिटी, और जब हार्वेस्ट हो जाता था और वो एरिया जो लैंड होता था वो अपनी फर्टिलिटी को खो देता था, तो अनदर प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड, उस जगह को अबेंडन कर दिया जाता था और फिर ये ट्राइबल कम्युनिटी दूसरे एरिया में चली जाती थी और वहाँ के एरिया में भी, वहाँ के जंगलों में भी इसी तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती थी. तो इस तरीके से एक जगह से जब हार्वेस्ट हो जाता था तो वो दूसरी जगह में फार्मिंग करने चले जाते थे. तो इसी सिस्टम को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता था. तो जो गॉन्ड्स होते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. द लार्ज गॉन्ड ट्राइब्स वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉलर क्लैन्स. जो ये गॉन्ड्स ट्राइब्स थी ये बहुत बड़ी थी और इसीलिए छोटे छोटे समूहों में बटी हुई थी. ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय, और हर एक कम्युनिटी का एक हेड होता था जिसे राजा या राय कहा जाता था. अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स वॉज डिक्लाइनिंग, अ फ्यू लार्ज गॉन्ड्स किंगडम were beginning to dominate the smaller गॉन्ड चीफ. और जैसे ही दिल्ली सुल्तान्स जो थे उनकी जो पावर थी वो कम होने लग गई, डिक्लाइन मतलब ख़त्म होने लग गई, तो जो गॉन्ड किंगडम था वह बिगनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गॉन्ड चीफ. इन्होंने क्या किया, जो इसमें पावरफुल थे, जो क्लैन पावरफुल थी गॉन्ड्स की, उन्होंने जो स्मॉलर जो गॉन्ड्स थे, कम पावरफुल थे, उनको डोमिनेट करना शुरू किया, उनको हराना शुरू किया और उनके एरिया को अपने एरिया में कैप्चर करना शुरू किया. द अकबरनामा a historical account written by Abul Fazl, who was the official of अकबर. अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है जो अकबर के एक ऑफिशियल थे. अ हिस्टोरी ऑफ अकबर्स रेन, अकबरनामा जिसमें अकबर के टाइम की बातें लिखी गई हैं. मेंशन द गॉन्ड्स किंगडम, उसमें भी गॉन्ड किंगडम के बारे में लिखा है. ऑफ घर कटांगा दैट हैड 70,000 विलेजेस. घर कटांगा एक एरिया जिसके बारे में बताया गया है, उसमें बताया गया है कि वहाँ पर गॉन्ड्स के 70,000 गांव थे.